नमस्ते दोस्तों, मैं अनन्या स्वामी आज फिर एक बार एम ट्रेडिंग इंडिया चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वेबिनार का टॉपिक बहुत ही खास है हमारे उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो नए हैं फॉरेक्स मार्केट में और जिन्हें ट्रेडिंग तो आती है मगर स्कैल्पिंग के सहारे। तो ऐसे ट्रेडर्स को और भी नॉलेज देने के लिए आज का वेबिनार टॉपिक हमने चुना है जो है टॉप 5 इंडिकेटर्स। दोस्तों, मार्केट में कई सारे इंडिकेटर है और इस वजह से ट्रेडर को नहीं पता लगता है कि कौन से इंडिकेटर उसके ट्रेड के लिए सही है और परिणाम स्वरूप कई बार गलत इंडिकेटर के इस्तेमाल पर ट्रेड में नुकसान भी उठाना पड़ता है। दोस्तों, इंडिकेटर एक ऐसा टूल है जो ट्रेडर्स को मैक्सिमम रिटर्न्स देने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं। कुछ ट्रेडर एक साथ कई इंडिकेटर का उपयोग करते हैं, जबकि कुछ ट्रेडर एक या दो इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। हालांकि हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपनी समझ से अपने लिए सबसे उचित और उपयुक्त इंडिकेटर का ही उपयोग करें, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। ट्रेडिंग इंडिकेटर ट्रेडर्स को मार्केट के बारे में एक क्लियर स्पेकुलेशन देता है और साथ ही ट्रेडर को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। मार्केट में कई तरह के इंडिकेटर उपलब्ध हैं। ये सभी इंडिकेटर अपनी ट्रेंड के लिए टाइम फ्रेम में अलग अलग इंडिकेशन देते हैं, इसीलिए ट्रेडर्स के लिए इंडिकेटर डिसाइड करना इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। दोस्तों, हमेशा इंडिकेटर को सभी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को अच्छे से समझने के बाद ही चुना जाना चाहिए, जैसे ये कैसे काम करता है, ये किस तरह कैलकुलेशन करता है और ये कैलकुलेशन ट्रेडर के ट्रेडिंग करने के लिए कैसे अट्रैक्ट करता है। इन सभी जानकारी के साथ आज हम टॉप 5 इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे टेक्निकल एनालिस्ट अजय मेहरा जी के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वेबिनार शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी, टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर अपना सवाल पूछ सकते हैं इंटरेक्शन सेक्शन में, जो वेबिनार के सेकेंड हाफ में होगा, जहां हम करेंगे आपसे बातचीत और हमारे गेस्ट स्पीकर देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। तो दोस्तों, बने रहिए वेबिनार के अंत तक। तो चलिए स्वागत करते हैं दोस्तों, गेस्ट स्पीकर टेक्निकल एनालिस्ट है और इन्हें कई सालों का मार्केट एक्सपीरियंस भी है, अजय जी का। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। अनन्या, सबसे पहले थैंक यू, धन्यवाद, आपने फिर से मुझे इनवाइट किया है। आज का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम कुछ जो इंडिकेटर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हमारे जितने भी गेस्ट है जो सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं, उनको हम ये सब बताएंगे कि भाई किस तरीके से इसको यूज़ करना है, क्या करना है और कैसे इसको एज अ टूल यूज़ करना है, नॉट एज अ गारंटेड टूल बट एज अ टूल, क्या भाई अपने एनालिसिस को थोड़ा सा मतलब शार्पन करके ट्रेड कर सके। जी आनंद। तो बताइए अजय जी, कौन से वो 5 टॉप इंडिकेटर्स है जो आज हम सीखेंगे और जिसके बारे में आप हमें नॉलेज देना चाहेंगे। ठीक है, आज हम सीखेंगे RSI, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। फिर उसके बाद हम सीखेंगे पैराबोलिक SAR के बारे में। फिर रहेगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जिसे हम कहते हैं MACD, बॉलिंजर बैंड्स और फिबोनाची के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम बात करेंगे अनन्या के बारे में। तो अजय बताइए, पहला कौन सा इंडिकेटर है जो आप बताना चाहेंगे। पहले हम RSI के बारे में, जैसा अभी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, RSI जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो है ये एक इंडिकेटर है जिसे हमें प्राइस के साथ यूज करना है। इसके जो पैरामीटर्स है, जैसा ही आप MT4 में इसको इंस्टॉल करते हैं ना इंडिकेटर को, जो बाय डिफॉल्ट वो 14 करके आते पीरियड उसको ओके करके इस तरीके से इंस्टॉल करना है। और इसका जो ये जो मेन लेवल है वो होते हैं 70 एंड 30। अगर ये 70 के ऊपर है, 70, 75, 80, 85, तो ये ओवरबॉट है। और 30 के नीचे यानी कि 30, 25, 20, 18, 17 जो भी रहेगा तो ये ओवरसोल्ड है। तो प्राइस के हिसाब से हमें इसमें एंट्री लेना है। तो प्राइस के हिसाब से हमें इसमें एंट्री लेना है। अगर प्राइसेस नीचे हैं, जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये जैसा RSI के जहाँ पे सर्कल किया हुआ है और वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है मार्केट हेवीली ओवरसोल्ड है। तो हमें क्या करना है, प्राइस देखना है। प्राइस से हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट कंटिन्यूस गिरते जा रहा है और RSI पूरा नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर हम एक छोटा बाय ले सकते हैं। बाय लेने के बाद देखिए मार्केट ऊपर गया,
अगर ये RSI अगर आप स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हो तो 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ आवर, 1 आवर में यूज कर सकते हैं। 5 पिप्स 10 पिप्स का ट्रेड करके आप इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो RSI भी जो है, जो अगर आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पिंग के हिसाब से इसको यूज करना है। पूरा नीचे आने के बाद उसको आप बाय लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जैसा कि प्राइस के सामने वो मैच हो रहा है। अभी इसी में हम एक एग्जांपल देखेंगे सेल का। जैसे कि अभी आपके स्क्रीन के सामने आएगा सेल का। अजय, पहले तो हमें बताइए ये पैरामीटर हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आरएसआई का जो बेस होता है, बेसिक, अगर हम देखेंगे तो हमारे बहुत सारे आज के अटेंडीज नए भी है जिन्हें पता नहीं है इंडिकेटर्स का। बेसिक से आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। पैरामीटर्स कैसे सेट करते हैं? पैरामीटर एकदम सिंपल है। MT4 में जैसे आप इंडिकेटर लिस्ट में जाते हैं, ट्रेंड्स में जाना है, वहाँ पे RSI का ऑप्शन रहेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसको बाय डिफॉल्ट ओके करना है। तो ये जैसा RSI लगा है वैसा RSI आपका सेट हो जाएगा। यानी जो भी पैरामीटर्स होता है 14 का वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें 70 और 30 और जो 50 है ना, इस पे ध्यान रखना है। 70 पैरामीटर, 30 और 50, 30 के नीचे है ओवरसोल्ड है, 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट है। ओके, तो अभी हम प्लीज बताइए हमें बाय सेल कैसे स्पॉट किया जा सकता है? जैसा अभी हम देख सकते हैं स्क्रीन के सामने एक बाय का यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, RSI नीचे है, लेकिन RSI को यूज करना है विद द प्राइस। प्राइस देखिए कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, RSI पूरा नीचे है। यहाँ पे एक बाय इंडिकेशन है, इधर से हमें छोटा बाय लेना है, यहाँ से बाउंस आएगा, प्रॉफिट बुक करना है, निकल जाना है। जितना हो सके RSI को हमें स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है, अगर आप छोटे चार्ट पे यूज कर रहे हैं तो। इसमें क्या रहता है, अगर आपने थोड़ा बड़ा लॉट भी लिया, 4-5 पिप मिला, अगर आपने आधा लॉट भी लिया तो $20-25 लेके आप ट्रेड से निकल सकते हैं, अगर आपका अकाउंट साइज बड़ा है तो। अगर छोटा है तो फिर 0.10 लेके भी आप $5 to $7 एक ट्रेड में निकाल सकते हैं। तो बाय में इसी तरीके से करने का, RSI जितना नीचे है, प्राइस जितना गिर रहा है, वहां पे इसको बाय करना है फॉर अ शॉर्ट टर्म रिवर्सल का। वो इंडिकेशन दे रहा है कि भाई उसको वापस ऊपर जाके फिर वो हो सकता है नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। ये है बाय का इंडिकेशन। तो अजय, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही अच्छा आरएसआई इंडिकेटर है? बट अलोंग विद द प्राइस के साथ करना है। अगर कैंडल्स भी गिर रहा है, RSI गिर रहा है, तो ही हमें उसको बाय करना है। तो अब हम देखते हैं सेल कैसे स्पॉट किया जा सकता है। जी, सेल में देखिए जैसा अभी आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, मार्केट पूरा ऊपर गया है। देखिए कैंडलस्टिक बता रहा है मार्केट ऊपर 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 जा रहा है। उधर RSI पे देखिए अच्छा खासा ऊपर आ गया है, वहाँ पे एक छोटा सेल का एंट्री स्पॉट करना है। वहां से देखिए, वहां से मार्केट गिरना चालू हुआ। जैसा मैंने कहा, हमें टारगेट रखने का 5 to 7 पिप्स का, इतना भी मिल गया, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट में छोटे टाइम फ्रेम में बाय की भी एंट्री मिलेगी, सेल की भी एंट्री मिलेगी। तो मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, मार्केट कांस्टेंट नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो जितना ज्यादा ऊपर जाएगा वहां से हमें सेल करके लेना है, जितना नीचे जाएगा डिप मारेगा, वहां से एक बार बाउंस देगा, उधर बाय करके निकल जाना है। लेकिन वही है, अगेन एक ही चीज बोलूंगा, RSI को यूज करना है इन कॉम्बिनेशन विद द प्राइस। प्राइस के जो मूवमेंट हो रहा है उसके हिसाब से अगर RSI मूव कर रहा है तो ठीक है। कभी डाइवर्जेंस दिखा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन RSI ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब फिर हमें वो हिसाब से काम करना है, फिर इमीडिएटली बाय सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमें सेल का एंट्री स्पॉट करना है। अनन्या, तो अजय, आप हम ऐसा कह सकते हैं ये जो पैरामीटर, ये जो लाइन दिख रही है हमें 70 के अबो अगर जा रहा है तो हम सेल में डाल सकते हैं। हाँ मतलब 70 नहीं, मतलब 70 के ऊपर जितना जाए, 75 80 जितना ज्यादा ऊपर जाता है ना, उतना आपको अच्छा पड़ता है, क्योंकि RSI कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाएगा। अभी आपको पता है 100 में से अगर वो 85 का, 85% मार्केट ऊपर आ गई है, तो आपका रिस्क कितना है, खाली अभी 15% का है, तो उतना ऊपर नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 90 तक जाएगा, वहां से एक पुल बैक देगा। वही पुल बैक जैसे ही वो नीचे करेगा, आपको 5 से 7 पिप का प्रॉफिट देके जाएगा, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे भी RSI पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो। जी ओके, बहुत ही अच्छे तरह से हम समझ गए हैं। मैं आशा करती हूँ हमारे व्यूअर्स भी समझ रहे हैं RSI को। जैसे कि हम यहाँ इस चार्ट में देख पा रहे हैं 30 के बिलो है तो हमें बाय स्पॉट कर सकते हैं। 30 के मतलब 25 20, अगर 20 तक भी जा रहा है तो मार्केट क्या 80% मार्केट टॉप से नीचे आ गई है, तो यहाँ पे हमें एक छोटा बाय लेने का है, पुल बैक का वेट करना है। जैसा ऊपर जाएगा 5 पिप 7 पिप अपना ट्रेड क्लोज करना है, निकल जाना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अजय। नेक्स्ट इंडिकेटर पैराबोलिक एसएआर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पैराबोलिक एसएआर जो है, इसका एक्चुअली पूरा नाम है पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। ये एक्चुअली एक अच्छा स्कैल्पिंग इंडिकेटर है और ये ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर है। जैसे आप नीचे में जैसे डॉट्स देख रहे हैं और ऊपर में आप डॉट्स देख रहे हैं, जैसे मार्केट ऊपर से गिरते 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 नीचे आ रहा है और नीचे में जब पहला डॉट लग रहा है, तो इसमें मार्केट बता रहा है कि भाई अभी सेल का ट्रेंड खत्म हो रहा है
और अभी हमें बाय में जाना है। तो जैसे ही पहले नीचे डॉट लगता है आपको बाय करना है। जब तक नीचे डॉट्स लगते जा रहे हैं आप ट्रेड में होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही पहले डॉट ऊपर लगा आपको वो ट्रेड से निकल जाने का मतलब वो ट्रेंड वापस है, अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वापस अभी सेल की तरफ जा रही है। अगर आपके पहले डॉट आपने बाय नीचे लगे आपने बाय किया, दूसरा डॉट वापस सेल पे लगा ना, तो जो भी लॉस है वो लॉस बुक करके आपको निकल जाना है। पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स का मतलब ये रहता है, अच्छा नीचे आ रहा है, पहला डॉट नीचे लगे तो बाय, पहला डॉट ऊपर लगा तो सेल। और ऊपर में सेल में भी वही है कि जब भी तक वो डॉट ऊपर लगते जा रहा है प्राइस गिरते जा रहा है आप वेट करो, जैसे ही बाय का डॉट पहले नीचे लगा ट्रेड में से एग्जिट करना है। ये है पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। और ये एक्चुअली है ना लीडिंग इंडिकेटर है, ये लैगिंग नहीं है, ये इमीडिएटली आपको दिखा रहा है कि भाई अभी का अभी मैं रिवर्स कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म में यूज करने जैसा नहीं है। स्कैल्पिंग करो, 5-7 पिप ले लो और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, मतलब अजय ये भी स्कैल्पिंग के लिए ही अच्छा इंडिकेटर है। स्कैल्पिंग के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि आप हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं 90% लोगों को स्कैल्पिंग चाहिए। 5 पिप 10 पिप एक एक ट्रेड में निकालना है, दिन में से 2-4 ट्रेड किए, $0.10 पे भी किए, $20-25 मिला, अपना काम हो गया। तो उसके लिए ये इंडिकेटर है RS और RSI और ये SAR भी हम कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। वो इसका खाली एग्जांपल बताता हूँ। RSI समझो 30 पे 20 पे है, पैराबोलिक ने पहला डॉट नीचे दे दिया है, उसने भी बाय दिया, इसने भी बाय दिया, आप बाय में लेके निकल जाइए एंड सेल में उसका वाइस वर्सा। ओके अजय, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है आप बता सकते हैं अजय, ताकि ट्रेडर्स भी सोचेंगे कि उनके कौन से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ये यूज कर सकते हैं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में ही इसको यूज करना है। पैराबोलिक SAR पर पूरा डिपेंड नहीं रहना है। जैसा मैंने कहा डॉट्स नीचे लगा बाय, जैसे ही आपने बाय किया 2-3 कैंडल के बाद प्राइस उधर ही है, लेकिन डॉट ऊपर लगा आपको ट्रेड से निकल जाएगा। इसमें कैसे ना आपको स्टॉप लॉस डालने की जरूरत नहीं है। ये जो डॉट्स है ना ये आपका ऐसा लगा काम कर रहा है, बाय में हो ऊपर लगा या तो प्रॉफिट है तो ठीक है, लॉस है तो निकल जाओ, और ऊपर में सेल किया नीचे डॉट लगा ट्रेड बंद करके आपको निकलना पड़ेगा। ओके अजय, तो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इंडिकेटर हमारा है मूविंग एवरेज ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ओके, मैकडी जो एक बहुत ही ट्रेंडी है और वहाँ मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं मैकडी के बारे में जानने के लिए। मैकडी जो है जैसा आपने सही कहा, इसका फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जैसे हम अभी 2 लाइन देख रहे हैं, एक है ब्लू लाइन और एक है रेड लाइन। अगर ब्लू लाइन ऊपर से रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो मार्केट सेल में जा रहा है, और अगर ब्लू लाइन नीचे से ऊपर की तरफ अगर रेड लाइन को क्रॉस करता है तो ऊपर जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, मूविंग एवरेज एंड मैकडी इज अ लैगिंग इंडिकेटर। ये प्राइस मूवमेंट होने के बाद ही क्रॉस ओवर देगा, उसके पहले नहीं देगा। तो अगर आपको RSI से कंफर्मेशन मिल चुका है, पैराबोलिक SAR से भी कंफर्मेशन मिल चुका है, और आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज ने भी कर्व कर दिया और वो क्रॉस करने की तैयारी में है, भले उसने किया या नहीं वो एक अलग बात है, तो भी एक आपको एक कैसा नहीं आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है कि मार्केट अभी टर्न कर रहा है, तो वो हिसाब से आप बाय सेल कर सकते हैं। और इसको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस क्यों बोलते हैं ना, कभी कभी प्राइस ऊपर जाता है लेकिन मूविंग एवरेज क्रॉस करने को तैयार नहीं है, तो वो ट्रेंड बता रहा है कि भाई वो ट्रेंड में इतना स्ट्रेंथ नहीं है। तो प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन मूविंग एवरेज नीचे आने को तैयार नहीं, इसका मतलब वो सेल ट्रेंड में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो हिसाब से खाली हम स्पॉट कर सकते हैं। तो जितना हो सके मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर के हिसाब से ज्यादा मत यूज कीजिए, लेकिन उसमें SAR और RSI लगा के आप अगर क्रॉस ओवर के मूड में है तो आप बाय सेल कर सकते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, क्योंकि कन्वर्ज होता है जब क्रॉस ओवर करता है, डाइवर्जेंस मतलब या तो प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ये क्रॉस ओवर करने को तैयार नहीं। चलिए, तो अजय ये कौन से टाइप के मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम यूज कर सकते हैं? मैकडी जो है आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बड़े चार्ट्स पे जैसा ही अगर क्रॉस ओवर करता है, भले ही ये लैगिंग इंडिकेटर है ना, अगर ये डेली चार्ट या वीकली या मंथली पे जितना ये क्रॉस ओवर देता है उतना ज्यादा ये स्ट्रांग रहता है, इसका जो क्रॉस ओवर है वो स्ट्रांग रहता है। लेकिन खाली मूविंग एवरेज के भरोसे पे नहीं, जैसा मैंने कहा है कि भाई अगर ये मूविंग एवरेज डेली या वीकली में क्रॉस कर रहा है तो पहले हमें ट्रेंड देखना है कि भाई मार्केट ने क्या पहला हायर हाई या फिर हायर लो बनाया है, उसके बाद क्रॉस ओवर होगा, उसके बाद ट्रेंड कंफर्म होगा, फिर हमें बाय या सेल में एंट्री करना है। मतलब जो भी इंडिकेटर है प्राइस के साथ यूज करना है, ट्रेंड के साथ यूज करना है, ओनली ब्लाइंडली इंडिकेटर पे ट्रेड नहीं करना है। जी हाँ। आई होप व्यूअर समझ रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में जानने के लिए, बॉलिंजर बैंड्स।
बॉलिंजर बैंड्स एक ऐसा इंडिकेटर है ना जो ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए चार्ट पे मार्क करता है। जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने आपको 3 किस्म के बैंड दिख रहे हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड। अपर बैंड जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, लोअर बैंड है वो सपोर्ट का काम करता है, और जो मिडिल बैंड है वो आपका एज आप बोल सकते हो पाइवट पॉइंट का काम करता है, जहां पर आप अपना टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस का लेवल सेट कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, मार्केट अच्छा ऊपर गया है, बॉलिंजर बैंड के रेजिस्टेंस पे गया है, अगर आपने वहां पे सेल लिया है तो आपका जो एग्जिट लिमिट रहेगा वो मिडिल बैंड का रहेगा। वहां से मार्केट एक बार नीचे आएगा, मिडिल बैंड तक आएगा, फिर आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। वाइस वर्सा लेते हैं, मार्केट अच्छा नीचे आया है, बॉलिंजर बैंड के सपोर्ट पे आया है, आपको बाय करना है। वहां से जैसे ही मिडिल बैंड पे वापस ऊपर जाएगा, आपको टेक प्रॉफिट लेके निकल जाना है। मार्केट ना लोअर बैंड और अपर बैंड के बीच में है, खाली मिडिल में घूम रहा है ना, तो फिर ट्रेड करना रिस्की है। उसको या ऊपर जाने दो या नीचे आने दो, वहां से आपको ट्रेड करना है, क्योंकि वहां से ही पुल बैक आएगा। बीच में से अगर मार्केट अभी मिडिल बैंड पे आप कंफ्यूज है, बाय करना है सेल करना है, मिडिल बैंड से दो ऑप्शन है, या वो लोअर पे जाएगा या हायर पे जाएगा, लेकिन वो जब तक अपने को श्योर नहीं है उसको ट्रेड करके मतलब नहीं है। बॉलिंजर बैंड एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए इतना यूज करने में मैं एडवाइस नहीं दूंगा। अगेन विद द प्राइस, जैसा बैंड नीचे आएगा, अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो कोई बुलिश प्राइस एक्शन का वेट करना है, जैसा कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, जैसा पिन बार हो गया, एंगल्फिंग हो गया, फिर बाय में जाना है। और ऊपर में अगेन बेयरिश पिन बार या बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होने के बाद ही हमें फिर सेल में आना है। जी तो अजय, हम ऐसा कह सकते हैं ये जो मिडिल बैंड है ये नो ट्रेड जोन है? नहीं, वो आपका प्रॉफिट बुक करने का जोन है। प्रॉफिट बुक करने अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो वहां से मिडिल पे आपको प्रॉफिट लेना है, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो जो मिडिल बैंड पे आएगा तो आपको मुनाफा बुक करके निकल जाना है। हाँ, तो नया ट्रेड नहीं, मिडिल में, हाँ, जो आप बोल रहे हो नो ट्रेड जोन है, दैट इज फॉर द न्यू ट्रेड्स। न्यू ट्रेड, यस, राइट, यस यस, यू आर राइट, नो न्यू ट्रेड्स, नो न्यू ट्रेड्स, एब्सोल्युटली राइट। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है अनन्या, आप भी अपने ट्रेडिंग में शायद बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हैं। सीखना चाहिए, हर एक को सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये जो इंडिकेटर है फिबोनाची। फिबोनाची एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, इसको आप लॉन्ग टर्म में यूज करो तो बहुत अच्छा है। जितना बड़े चार्ट स्पेस को यूज करोगे, फिबोनाची आपको रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन लेवल्स स्पॉट करने में हेल्प करता है। मार्केट जैसा हमने हमेशा देखा है, ट्रेंड एनालिसिस में स्विंग हाई स्विंग लो होता है। मार्केट अगर एक अच्छा मूव ऊपर दिया है, जैसा वन साइड ऊपर गया है कंटिन्यूस, और वहां पर जाके उसने एक बेरिश कैंडल दिया, जहाँ पे हम यहाँ पे हम एक अज्यूम करते हैं मार्केट ने एक टेम्पररी टॉप बनाया है। अगर मार्केट ने टॉप बनाया है तो हमें उसका रिट्रेसमेंट लेवल कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्विंग लो नीचे से लेके ऊपर तक फिबोनाची के टूल को ड्रैग करके ऊपर तक खींचेंगे, तो हमें जो रिट्रेसमेंट लेवल जाएगा, पहला 0 रहेगा, फिर 23.6, फिर 38.2, फिर 50, फिर 76.2 और 100। तो उसके बीच में जो रिट्रेसमेंट लेवल जो उसमें हमें ट्रेड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो 38.2 है, 50 है और 61.8 है। मार्केट को ज्यादा करके 50% रिट्रेसमेंट लेवल ज्यादा पसंद है। अगर हम टॉप आइडेंटिफाई करके अगर उसको रिट्रेस कर रहे हैं, तो आप ऊपर से जब सेल लेते हो तो हो सकता है मार्केट 50% तक रिट्रेस करेगा और फिर ऊपर निकलेगा। और अगर आप बॉटम आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तो आपको फिबोनाची स्विंग हाई से स्विंग लो तक खींचना है ऊपर से नीचे, और इसी तरीके से जैसा ही वो रिट्रेस होते जाएगा और आप उसको ट्रेड कर सकते हो। उसमें और एक अच्छा है कि जैसा अभी आपने समझो एंट्री लिया अभी 23.6 पे, तो आपका जो पहला टीपी रहेगा वो 38.2 पे रहेगा, सेकंड टीपी 50 पे रहेगा, तीसरा टीपी 61.8 पे रहेगा। कि ये जो फिबोनाची आपका ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, उसको वो लेवल्स को आप एसएल टीपी के हिसाब से यूज करके भी आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक फाइनल एक ट्रिक शेयर करना चाहूंगा। अगर हम बड़े चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और उसको चेक करने के लिए जब हम फिबोनाची लगाते हैं, और अगर फिबोनाची के दो लेवल्स कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस से अगर मैच होता है ना, तो एक इंडिकेशन है कि मार्केट में एक मेजर टॉप या मेजर बॉटम की तैयारी में है, तो वहां पे हम रिवर्सल स्पॉट कर सकते हैं। बेस्ट इंडिकेटर आउट ऑफ द 5, इसको यूज करना है। एक्सटेंसिव मूव ऊपर, एक्सटेंसिव मूव नीचे होने के बाद हर चार्ट पे फिबोनाची यूज करके मतलब नहीं है। जी अनंत। अजय, आप प्लीज हमें बताइए ये जो नंबर ऑफ लेवल्स ये जो है 23.6, 38.2, ये क्या कैलकुलेशन है? नहीं, ये फिबोनाची का कुछ अलग कैलकुलेशन है, क्योंकि इनके जो फाउंडर थे मिस्टर लियोनार्डो फिबोनाची, जो 1270 में बॉर्न हुए थे, ही वाज एन इटालियन मैथमेटिशियन। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पहले, क्योंकि उस जमाने में फॉरेक्स नहीं हुआ करता था, वो उन्होंने सीड्स पे, एग्रीकल्चर चीजों पे ये सब नंबर्स यूज किया और ये सब इफेक्टिव थे। इसका कुछ फॉर्मूलाज भी है जो जो उन्होंने यूज किया, और उसके बाद ये नंबर्स निकले। जैसा जैसा अभी फिर जमाना आगे बढ़ते गया, ट्रेडिंग टूल्स आने लगे,
ट्रेडिंग में भी ये फिबोनाची वो हिसाब से काम करता है। बहुत इफेक्टिव है, मैथमेटिकल टूल है, मेथोडिकल टूल है जिसे हम कह सकते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल्स पे हम काम कर सकते हैं, और कभी 100 के ऊपर जाता है ना, तो ये जो सेम है इसके आगे सिर्फ 1.23 1.38 वो सब लगते जाएगा। वो आपका एक्सटेंशन लेवल है जो आप चार्ट पे स्पॉट कर सकते हैं। ज्यादा ओके, थैंक यू अजय जी, आपने बहुत ही इजी वर्ड्स में सभी इंडिकेटर्स को समझा दिया है। दोस्तों, अब वक्त हुआ है हमारे इंटरेक्शन पार्ट का, जहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे अजय जी से, जो भी आपके डाउट्स हैं, सवाल हैं। और प्लीज आपका माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बाबा साहेब सालून के हैंड रेस किया है उन्होंने। प्लीज पूछिए सर, आपका कोई क्वेश्चन है तो। बाबा साहेब सालून कीजिए, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए प्लीज। किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। यस, हाँ, हेलो अजय सर। हेलो। हाँ भरत जी बोलिए, सुन रहे हो? अटेंडीज हाँ अटेंड हाँ हुए हैं हाँ आज। सर, मैं भरत यादव उत्तर प्लीज प्रदेश किसी से का बोल क्वेश्चन रहा है तो हूँ। पूछिए। या मेरा क्वेश्चन है, मैं भरत यादव उत्तर प्रदेश से। तो अजय, हमें बताइए, ये जो सारे इंडिकेटर्स है, ये सारे स्कैल्पिंग हेलो। के लिए ही ज्यादातर बेनिफिशियल है? हाँ, फिबोनाची को छोड़ के ओके, बाकी सारे स्कैल्पिंग के लिए बेनिफिशियल है। और मैं अभी भी कहूंगा इंडिकेटर अलॉन्ग विद प्राइस यूज करना है, विदाउट प्राइस यूज करके मतलब नहीं है। इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं होना है। प्राइस, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सबसे मेन टूल है, उससे बड़ा इंडिकेटर कोई नहीं है। ये सब खाली आपको एडिशनल खाली सपोर्ट देंगे, और बाकी आप अपने हिसाब से उसमें काम कर सकते हैं। ओके अजय, जी बोलिए। मैं सारे अटेंडीज को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आपका माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर 1908 पे हमने सर एक छोटा सा 0.01 का सर हमने सेल ले रखा है सर। अभी ट्रेडिंग एक छोटा पॉइंट ले सकते हैं 1950 या 60 के आसपास, या सर वेट करें, या और ये गोल्ड सर 1974 या 72 को क्रॉस करके आगे जाएगा या सर नीचे आएगा सर? थोड़ा सा सजेशन दीजिए सर। हेलो। भरत जी सुन रहे हैं आवाज? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है मेरे तक। ठीक है, करंटली आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल और जो गोल्ड की जो कीमतें है वो आसमान छू रही है, सबको मालूम है। हाँ ठीक सर, है, ये तो सबको पता है तो सर। हाँ अगर आपका लॉट साइज छोटा है और 1908 में एक आपने सेल करके रखा है, ठीक है, हाँ हाँ सर। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो अभी उसने करंटली 1974 का हाई मारा है, ठीक है। उसके हाँ आसपास हाँ आप हाँ दूसरा सेल ले लीजिए छोटा 0.01 का ही, ठीक है। हाँ। ठीक है, उसके बाद आपको वेट करना है, अगर ये ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर जाए तो वहां पे मतलब 2000 क्रॉस करे, ठीक है, तो वो हाँ, हिसाब से अगर आपको फंड को आपको मैनेज करके वेट करना है, अगर छोटा लॉट साइज है आपका तो, ठीक है। अगर तो हेज करना अभी सर। चाहेंगे आप तो हाँ, हाँ। 1950 के आस 50 या 1940 के आसपास आ जाए तो एक छोटा सा हेजिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। एक ही हाँ ट्रेड हाँ, तो हेज कर सकते हैं, दो के लेकिन आगे अभी हेज। सर बीच में अभी कोई सर ट्रेडिंग ना लें या कोई लॉट ना लें सर अभी? स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं छोटा छोटा ट्रेड लेके, जैसा कि अजय सर ने बोला, RSI MACD जो भी इंडिकेटर्स अभी दिखाए सर ने, उसमें हाँ अगर हाँ छोटा। अजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके क्वेश्चन पे? हाँ, प्लीज मैं उनको हेल्प कीजिए। एक्चुअली कैसा है ना, जो उन्होंने 1908 पे जो गोल्ड सेल लिया है वो एक्चुअली तो ठीक है, वो सेल दिया हुआ है, लेकिन गोल्ड अभी अप ट्रेंड में है। अभी वो वापस नीचे एक बार सपोर्ट चेक करने आएगा, 1915 तक का आ सकता है। उधर अगर हो सके तो एक आप छोटा बाय ले सकते हैं, अगर आपका पोजीशन उधर हेज हो जाता है। और अगर ये और नीचे आता है तो आपको ट्रेड से निकलने मिल सकता है। और ऊपर में जो इसका रेजिस्टेंस है वो 1975 के आसपास है, और उसके बाद 2015 तक भी ये जाने का फुल चांसेस है। गोल्ड भी हेवी अप ट्रेंड में है फिलहाल, संभाल के कीजिएगा सेलिंग। ओके अजय। हेलो अनन्या जी। यस यस, प्लीज पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है अजय सर से। सो RSI और मैगडी का एक एग्जांपल दे सकते हैं, हाउ टू यूज दैट कॉम्बिनेशन? यस यस अजय जी। जैसा देखिए, आपने अगर MT4 पे RSI लगाया है और आपने मैगडी लगाया है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, और मैगडी ने भी कंफर्मेशन दे दिया कि वो मतलब उसने सेल का इंडिकेशन दे दिया है, मार्केट पूरा नीचे आ गया, RSI भी फुल नीचे आ चुका है।
तो क्या होता है ना, जब ये RSI पूरा नीचे आ जाता है ना और जब प्राइस ऊपर जाने के लिए रहती है तो क्या आपका जो मूविंग एवरेज है ना वो है ना कर्व करने की तैयारी में आ जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि वो क्रॉस ओवर कर लेगा इमीडिएटली, तो वो जब कर्व करता है और RSI पूरा समझो 20 का लेवल तक आ गया है ना, तो वहां पर आप एक काउंटर ट्रेंड, क्योंकि अभी तक ट्रेंड नीचे ही है, वहां पर एक छोटा आप बाय लेके निकल सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था वेबिनार में, क्या इसे आपको एज ए स्कैल्पिंग इंडिकेटर यूज करना है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए मत यूज कीजिए RSI को, वो अच्छा रहेगा। और उससे क्या है ना, आपको देखने का है कि भाई किस तरीके से फिर RSI काम कर रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है RSI विल ऊपर जाना चालू हो जाएगा, आपको ट्रेड से एग्जिट करने मिल जाएगा। हाँ, ओके। एंड फॉर लॉन्ग टर्म के लिए यू आर सजेस्टिंग फिबोनाची, राइट? फिबोनाची बेस्ट इंडिकेटर है, उसमें रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन लेवल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए मार्क करता है चार्ट्स पे। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर क्वेश्चन। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। हेलो अजय सर, हेलो दीपक सर। हाँ बोलिए। सर मेरे एक फ्रेंड है संतोष जी, वो भी सर उनका एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेरे को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। कोई क्वेश्चन है सर, कहना चाहते हैं ये सर, कह सकते हैं? जरूर जरूर। ठीक है सर, इनका क्वेश्चन सुनिए सर। अच्छा दीपक जी, ये बताइए, लग तो रहा है कि वो ऊपर जाएगा, गोल्ड 2000 टच करेगा, तो मेरे को इच्छा हो रहा है कि एक बाय ले लूं छोटा सा। देखो अजय सर ने आपको बोला कि रिवर्स जो मार्केट हो रहा है 1915 पे, उसका जो है सपोर्ट दिख रहा है, वहां उसके हाँ। आसपास चाहे तो आप एक बाई ले सकते हैं छोटा। क्योंकि कैसा, अच्छा अगर अच्छा मार्केट डाउन साइड में भी जाता है ना, तो वहां पे रिकवरी के लिए आता है, तो आपका वो ट्रेड निकल जाएगा। अब अगर आप 1950 या उसके ऊपर भी ट्रेड अगर कुछ ले लेते हैं बाई का, अगर मार्केट ने रिबाउंड नहीं किया बाइंग के लिए, तो वो आपकी ट्रेड जो है काफी समय तक मतलब पड़ी रहेगी, इसीलिए। ओके, थैंक यू सर फॉर योर क्वेश्चन। तो अजय क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, जैसा अभी दीपक जी ने कहा कि भाई नीचे पुल बैक का वेट करें, क्योंकि आज 7 बजे यूएस का जॉब्स का भी रिपोर्ट है, अभी बाय करना सही नहीं है। कभी हो सकता है शाम को जॉब्स के बाद अगर गोल्ड 1920-25 तक भी आया तो भी आप एक छोटा बाय करके उसको खींच सकते हो, फिर वो ऊपर जाने की तैयारी में आ जाएगा फिर से। जी हाँ। ओके, थैंक यू अजय। मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आपका क्वेश्चन पूछिए। आपका माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। यहाँ पे चैट बॉक्स में मैं क्वेश्चन देख पा रही हूँ दक्ष यादव जी का। सर NQ100 एंड ETH USD का एनालिसिस प्लीज बताइए। इथेरियम USD तो खिला बहुत टाइम से, अभी मैंने चेक नहीं किया तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा। हाँ, NQ100 इंडेक्सेस के बारे में ये बोल रहा हूँ कि इंडेक्सेस एक्चुअली ऊपर जाने की तैयारी में है, लेकिन ये यूक्रेन और रशिया का जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से ये मार्केट एक्चुअली थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, फास्ट वॉलिटिलिटी बढ़ गई है। जैसे इनका कुछ भी सोल्यूशन निकलता है ना, NQ100, US30, SP500 सब में कम से कम बहुत अच्छा खासा उछाल देखने मिलेगा। कम से कम मार्केट वापस 4 to 5% का रैली करंट लेवल से आपको दिखा सकता है आने वाले कुछ ही महीनों में। अजय जी थैंक यू। मैं आशा करती हूँ दक्ष यादव जी को आंसर मिल गया है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। हेलो। यस सर। सर जी, आपने 4-5 RSI बता दिया, लेकिन जो RSI है, RSI के साथ कौन सा इंडिकेटर अच्छा रहेगा? अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो RSI के साथ पैराबोलिक SAR यूज कीजिए। पैराबोलिक। हाँ, तो उसमें क्या रहेगा, RSI पूरा नीचे आ गया है, पूरा मार्केट नीचे है, पैराबोलिक ने भी पहले नीचे में डॉट दे दिया, आपको बाय का डबल कंफर्मेशन दे रहा है मार्केट। स्कैल्पिंग करो फटाफट और हाँ ट्रेड से निकल जाएंगे सर। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू अमर जी। इंडिकेटर के रिलेटेड और भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए।
तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे और कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो अजय हमें जाते जाते क्या इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे इंडिकेटर के रिलेटेड? इम्पोर्टेंट टिप्स जैसा मैंने पहले ही कहा था, कोई भी इंडिकेटर यूज अगर करना है, यूज विद द प्राइस एक्शन। विदाउट प्राइस एक्शन, विदाउट ट्रेंड कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा। इंडिकेटर पे डिपेंड मत रहना, जितना हो सके ट्रेंड हेलो एंड प्राइस एक्शन बेस पे काम करना। ओके, यस सर। जी, एक्सक्यूज मी, आपको सुनाई दे रहा है ना? यस, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज पूछिए सर। जी जी जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मेटाट्रेड 4 और एक्टा एफएक्स ये दोनों एक्सचेंज एक ही है कि अलग अलग है? MT4 मेटा ट्रेडर 4 एक्चुअली एक ये है एप्लीकेशन है जो हर ब्रोकर यूज करता है। ऑक्टा एफएक्स अलग है, एम ट्रेडिंग अलग है, दोनों ब्रोकर्स है। दोनों एक्सचेंज एक ही है? नहीं, एक्सचेंज यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता है, ये ओवर द काउंटर मार्केट है, OTC मार्केट है। MT4 जो है वो प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड का हर ब्रोकर यूज कर रहा है, एम ट्रेडिंग भी यूज कर रहा है, ऑक्टा भी यूज कर रहा है। तो आप अच्छा। MT4 ऑक्टा अलग ब्रोकर है और हम अलग ब्रोकर है, ऐसा है। जी जी, ठीक है, शुक्रिया। हेलो, और किसी का क्वेश्चन है? मिस्टर दत्ता, हाँ, मैडम। प्लीज पूछिए क्वेश्चन। ट्रेड करते समय वेब कितना मायने रखता है कि मार्केट ऊपर है या नीचे गया हुआ है, उसकी एक्यूरेसी क्या है? आप गैप्स की बात कर रहे हैं? वेब और कितने बजे लगाना चाहिए वेब इंडिकेटर? इंडिकेटर कितने बजे लगना चाहिए उसके पर नहीं है, आप मतलब कौन से चार्ट पे यूज कर रहे हो। अगर स्कैल्पिंग के लिए यूज कर रहे हो, जैसे मैंने कहा 15 मिनट आधे घंटे के लिए में भी आप उसको निकल सकते हैं। इंडिकेटर को अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो जितना हो सके ना कम पिप्स पे स्कैल्पिंग करो, प्रॉफिट बुक करते जाइए, निकलते रहिए, क्योंकि मार्केट स्विंग होएगा ऊपर नीचे नहीं, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है हाँ। कि मुझे वेब जो है वो क्या दर्शाता है कि सुबह में समझ लीजिए मुझे 10 बजे मैं ओपन करता हूँ, मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, तो 10 बजे 11 बजे मार्केट की पोजीशन की अप साइड है या डाउन साइड है, तो मुझे पहचानना है। तो वेब कितना मायने रखता है कि ये सही तरीके से अपने को काम में आ जाता है या नहीं आता है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करना है तो जैसे आप चार्ट ओपन करते हैं ना, सबसे पहले डेली चार्ट पे जाना है, मार्केट का ट्रेंड देखने बुलिश है या बेयरिश है, क्योंकि वो ही इंडिकेशन आपको सही देगा। उसके बाद छोटे चार्ट पे आना है, इंडिकेटर्स लगाने का और ट्रेंड के हिसाब से स्कैल्पिंग करना है। कहाँ पे जाना है बोला आपने? पहले डेली चार्ट पे। डेली चार्ट? हाँ, उस पे देखने का मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। डेली चार्ट मतलब सर कहाँ पे देखना है एक्चुअली इसको? डेली चार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर इसका मतलब टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट, D1 टाइम फ्रेम पे D1 पे। टाइम फ्रेम पे मतलब कहाँ देखना है इसको, तो मुझे अंदाजा आ जाएगा कहाँ देखना पड़ेगा। डेली चार्ट आप बोल रहे हैं? में मेटा ट्रेडर 4 के एप्लीकेशन में MT4 का जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं ना सर, वहाँ पे टाइम फ्रेम के 9 टाइप्स के टाइम फ्रेम है, वहाँ पे डेली पे आपको जाना D1 पे। नहीं, मैं एक्चुअली मैडम मैं जोरोदा का यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो जोरोदा में मुझे अगर चेक करना है तो कैसा चेक करना पड़ेगा? मतलब सर उनका एप्लीकेशन अभी पता नहीं क्या वो लोग में ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उनसे पूछें, उनके पास कुछ चार्ट वगैरह का चार्टिकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो उसमें डेली चार्ट्स पे आपको चेक करना है। अच्छा, दूसरी बात और एक थी कि मार्केट डाउ जोन या यूएस मार्केट या सिंगापुर HFT, इन ये मार्केट का और अपने इंडियन मार्केट का कितना प्रभाव रहता है? मतलब ये मिलीजुली क्या है, इन लोगों का संबंध क्या है? सर देखिए, उनका मार्केट जैसा चलता रहता है तो अपने ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो सुबह में उनका 6 बजे तक मार्केट चालू रहता है, तो अपना 9 बजे 15 मिनट के बाद चालू हो जाता है, तो उसका जो गैप डाउन है, मतलब उनका जो मार्केट नीचे आया हुआ है, वो सीधा हमारे मार्केट के ऊपर उसका कैसा प्रभाव रहता है? मतलब कैसा? सर क्योंकि वर्ल्ड का जितना भी स्टॉक मार्केट है ना, सब इंटरकनेक्टेड है। शाम को जब यूएस चालू होता है ना, तो यूएस में क्या होता है ना, पूरे दिन में उसके हिसाब से दूसरे दिन पे एशियन मार्केट्स पे इफेक्ट आता है, इसके लिए अपने मार्केट पे इफेक्ट आता है। तो इस तरीके से चलता है। अगर आज यूएस मार्केट ऊपर रहेगा तो दूसरे दिन आप देखेंगे 90% इंडियन मार्केट्स भी ऊपर ही खुलता है सर। अगर उनका माइनस में चल रहा है तो अपना भी मार्केट माइनस में चलेगा, नीचे में खुलने का। हाँ, लेकिन अगर उनका माइनस में चल रहा है लेकिन अपने आप पे कोई बड़ा इवेंट है, जैसा आरबीआई का रेट डिसीजन हो गया या फिर बजट हो गया, तो फिर उनको फॉलो नहीं करेगा सर। 90% क्या हो जाता है कि बाहर का और अपना कुछ उनके मिली भगत ऐसा कुछ है कि? हाँ है ना, सब मार्केट्स अंदर से को रिलेटेड है। अगर एक मार्केट गिरेगी ना, बड़ी मार्केट, तो सारी मार्केट्स नीचे आती है। अच्छा, तो होता ऐसा ही है कि उनका मार्केट कम हुआ तो हमारा भी सुबह सुबह ओपन करते समय गैप डाउन कम ही होगा सर। हाँ, हमेशा होगा ऐसा, मतलब 90% होता है।
अच्छा, तीसरा एक क्वेश्चन था कि मार्केट में सही तरीका कौन सा टाइम में मार्केट में ट्रेड करना सही तरीके से रहेगा? यूरोपियन सेशन से चालू करके यूएस तक करो सर, एशियन में ट्रेड मत करो। अपना इंडियन मार्केट में अगर हम लोगों को ट्रेड करना है, ऑप्शन में काम करना है मुझे, सही टाइमिंग क्या रहेगा कि मार्केट में सही तरीका ये है कि मतलब समझ लीजिए कि मैं नया ट्रेडर हूँ, मैं ज्यादा उसमें नहीं हूँ पुराना, तो सही तरीके से कौन से टाइम फ्रेम में मुझे काम करना सही रहेगा? डेली चार्ट्स पे सर, डेली वीकली नहीं समझ नहीं रहे। सुबह का टाइमिंग 9 बजे से 10 बजे तक एकदम हाँ नहीं वो मैं समझ गया। पहला 1 घंटा तो आपको सिर्फ मार्केट देखने का है, 10 साढ़े 10 बजे के बाद आपको पोजीशन बनाना स्टार्ट करना है। मार्केट पहले जब चालू 10:30 बजे के बाद में सर एक्चुअली मार्केट का पोजीशन थोड़ा अलग बन जाता है 10:30 के बाद में। हाँ तो इसके लिए मैं पूछ रहा था कि फिर बाद में 1:30 बजे के बाद में भी फिर मार्केट बदली हो जाता है। वो तो 3 देखो बार ऐसा हो गया। आपको पता है, देखो इसके लिए क्या होता है ना, इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करने में दिक्कत क्या होती है ना, पूरा मार्केट आप देखोगे तो पूरा मैनिपुलेटेड रहता है। सब जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स है और सब उनके हाथ में पूरा गेम रहता है, अपने हिसाब से वो लोग करते हैं। तो इसके लिए मेरा तो एक ही एडवाइस है, अगर आपको इंडियन मार्केट्स में अगर काम करना है तो आप डिलीवरी वेस्ट करो या फिर खाली ऑप्शंस करो, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या पैसा बहुत लगता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है। ऑप्शन और फ्यूचर में क्या फर्क रहता है सर? फ्यूचर में आपको मार्जिन पे करना है रोल ओवर के लिए। ऑप्शन में कैसा है, एक बार आपने कोई कॉल या पुट का ऑप्शन ले लिया, वो ज्यादा से ज्यादा 0 होगा। तो अगर आपने 4000 का कोई ऑप्शन लिया तो आपके 4000 रुपए का लॉस होगा, इससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। और फ्यूचर में तो सर लॉस इज अनलिमिटेड। अगर मार्केट वॉलेटाइल हो गया तो ऊपर से एडिशनल वॉलेटिलिटी मार्जिन भी वो लोग आपसे लेते रहेगा जब तक आपका पोजीशन लेवल पे नहीं मिलेगा। मतलब जब तक हम लोग स्क्वायर अप नहीं करते तब तक। हाँ यस। लेकिन फंड नहीं रहेगा तो नहीं तो फिर ब्रोकर अपने हिसाब से जहां तक अपना पैसा भरा है वहां तक होल्ड करेगा और वो खुद ही स्क्वायर अप कर देगा। अच्छा, मतलब जितना पैसा भरा उसके बाद में भी चालू रहता है, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद स्क्वायर अप हो जाएगा जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक। तो और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मैं देख पा रही हूँ अभी फिलहाल किसी का क्वेश्चन नहीं है। मिस्टर संतोष बरबड़े का आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। आपने हैंड मैडम मेरा एक क्वेश्चन है मुकेश तेजवानी। यस मिस्टर मुकेश तेजवानी बोलिए। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी गोल्ड की क्या पोजीशन है? माना गोल्ड ऊपर जा सकता है या डाउन आ सकता है, थोड़ा बताएंगे मुझे। और युद्ध का गोल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, उसका इफेक्ट गोल्ड पे तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है और युद्ध होने की वजह से वैसा भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। और आपको पता है गोल्ड इन्फ्लेशन के टाइम पे गोल्ड में अच्छा उछाल देखने मिलता है, तो गोल्ड तो ऊपर ही है। खाली सपोर्ट का वेट करो, 1915-20 तक आएगा तो ये एक अच्छा बाइंग का चांस बनेगा इसमें सर जी। 1915 से 1920 हाँ के आसपास भी। शाम को 7 बजे यूएस का जॉब्स रिपोर्ट है, कभी अगर उसने करेक्शन दिया नीचे तो 1915-20 पे आप एक छोटा बाइंग पोजीशन लेके वेट सकते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू। तो थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मिस्टर सचिन काले अपने हाथ। मैडम मैं हेलो। यस सर प्लीज पूछिए। हेलो। मैं 4 लॉट के साथ में काम करता हूँ, कभी 12 लॉट के साथ में काम करता हूँ। तो 12 जब भी लॉट में लेता हूँ मतलब बैंक निफ्टी के, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, हाइपर में हो जाता हूँ। ठीक है कि स्टॉप लॉस लगाना कहीं पे है तो मैं छोटा मार्जिन पे काम करके निकल जाता हूँ। लेकिन अगर कम ट्रेड या तो कम स्टॉप मैं ले लूंगा, मतलब लॉट लेता हूँ, तो ऐसा टेंशन नहीं आता। बल्कि कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए सही तरीके से अगर काम करना है, और कितने लॉट के साथ काम करेंगे तो विदाउट टेंशन के साथ में काम कर सकते हैं हम लोग। नहीं देखिए सर, वो रिस्क मैनेजमेंट तो आपके ऊपर है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो बोल रहे हैं काफी वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। स्टॉप लॉस तो वही है, जो आपका जो कैपिटल है ना, ज्यादा से ज्यादा उसका 2% का आप एक ट्रेड में रिस्क लेके चलिए सर, इससे ज्यादा नहीं। मैं सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप करेंसी मार्केट के रिलेटेड और इंडिकेटर्स के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं देख पा रही हूँ। अजय सर। यस सर प्लीज पूछिए। हेलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर आवाज आ रही है। यस मेरा क्वेश्चन था रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, जरा बताइए ना सर, कितना रिस्क लेना चाहिए फॉरेक्स जो ट्रेड करते हैं, ट्रेड मेजर जो करेंसी रहते हैं उसमें जो ट्रेड करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितना % का रिस्क सेफ रहेगा? रिस्क रिवॉर्ड अगर आप रेशियो 1:3 यूज करेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब 1% कैपिटल का रिस्क और 3% रिवॉर्ड। जैसे कि अगर आपने यूरो यूएसडी में कोई बाय का या फिर सेल का ट्रेड लिया है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पिप का है और प्रॉफिट टारगेट 150 पिप का है, तो वो होता है 1:3। तो अगर आपका 5000 का अकाउंट है और अगर आपने 50 का स्टॉप लॉस रखा है, इसका मतलब आपने 1% ऑफ द कैपिटल का आपने रिस्क लिया फॉर गेनिंग 3% रिवॉर्ड, जो कि बहुत अच्छा है।
1:2 भी कर सकते हैं, 1:3 बहुत अच्छा है, डिसेंट है। 1:2 में ले लेता हूँ, लेकिन बट मैं पूछना चाहता हूँ कि 1% या 2% रिस्क नहीं जाए, सेफ कौन सा है, 1 या 2 है? वन इज द वन से कभी कभी का डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। अगर फास्ट है तो आपको 2% तक उसको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अगर वॉलिटिलिटी बढ़ती है ना तो कभी कभी ऐसा भी होता है स्टॉप लॉस जाने के बाद भी मार्केट आपके प्राइस पे निकल जाते हैं ऊपर। सही बात है, बराबर। ओके, थैंक यू सचिन जी। यहाँ मैं देख पा रही हूँ चैट बॉक्स में कोटेश्वर राव का एक क्वेश्चन है, कैन आई लिंक ट्रेडिंग व्यू अकाउंट कनेक्ट? कैन आई लिंक ट्रेडिंग व्यू अकाउंट विद MT4? कैन आई लिंक ट्रेडिंग व्यू अकाउंट? ये क्वेश्चन को थोड़ा आप एलोबरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा मिस्टर कोटेश्वर राव। क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे अजय, राइट? ट्रेडिंग व्यू मतलब कैसा ना, वो एक चार्टिकल सॉफ्टवेयर है, उधर भी चार्ट्स वगैरह देख के आप हमारे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको अगर हमारे चार्ट्स में अगर कुछ ऐसा डिफिकल्टी हो रहा है समझने में और ट्रेडिंग व्यू पे डेटा अच्छा मिल रहा है तो वहाँ पे भी एनालिसिस करके आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, कर सकते हैं आप। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वेबिनार अटेंड करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जाते जाते आपको बताना चाहूंगी डबल धमाका ऑफर के बारे में जो एमट्रेडिंग इंडिया ने अनाउंस किया है, जो सारे वेबिनार अटेंडीज के लिए है। पहला ऑफर है जो सारे अटेंडीज को न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन पे मिलेगा $30 नो डिपॉजिट वेलकम बोनस। और दूसरा ऑफर है मंथली लकी ड्रॉ, जिसमें सारे वेबिनार अटेंड करने पर आप जीत सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर। विनर का नाम मंथली लास्ट वेबिनार में अनाउंस होगा जो लकी ड्रॉ से निकाला जाएगा। है ना दोस्तों डबल धमाका ऑफर का कमाल? तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह सारे आने वाले वेबिनार्स में भी, एज वी विल कम अप विद न्यू टॉपिक इन एवरी वेबिनार। तो नेक्स्ट वेबिनार भी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, प्लीज अटेंड कीजिए, जो 8 मार्च को है 8 PM, और टॉपिक रहेगा हाउ टू बिकम अ हीरो फ्रॉम जीरो, जो कन्नड़ा लैंग्वेज में भी होगा, इंग्लिश एंड कन्नड़ा लैंग्वेज में होगा। तो प्लीज अटेंड कीजिए हमारा नेक्स्ट वेबिनार 8 मार्च 8 PM। थैंक यू सो मच टू ऑल व्यूअर्स फॉर अटेंडिंग वेबिनार्स। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद वेबिनार अटेंड करने के लिए। थैंक यू अनन्या, आपको भी, सबको, व्यूअर्स को भी थैंक यू वेरी मच। We will looking forward to welcoming you in next webinar. Till then, stay safe. Bye bye.